नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन हिंदी में। डायबिटीज़ के चैप्टर 7 में आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ को किस तरह से डायग्नोस किया जाता है और जो भी डायग्नोसिस के रिजल्ट्स आते हैं उसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है। मतलब कि हमारे शरीर में ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना है तो उसे हम नॉर्मल कहेंगे, कितना है तो उसे हम प्री डायबिटीज़ कहेंगे और कितना है तो उसे हम डायबिटीज़ कहेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, ब्लड टेस्ट की मदद से हमारे जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं वह हमारे शरीर में ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना है वह पता करके हमें देते हैं। यह एक लैब टेस्ट के ज़रिए होता है और हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना एलिवेट हुआ है उसके आधार पर हमारी डायबिटीज़ को, अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ है तो उसे अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है और उसके हिसाब से डायबिटीज़ केयर प्लान बनाया जाता है, वो ट्रीटमेंट की जाती है ताकि जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उसे आसानी रहती है कि अच्छे से डायग्नोसिस करने की और उसके हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट करने की। फॉर एग्जांपल, अगर अच्छे से डायग्नोस होता है, अगर कोई व्यक्ति को प्री डायबिटीज़ है तो यहाँ ऐसे चांसेस है कि डायबिटीज़ को हम रिवर्स कर पाए। लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ सिम्टम्स के ज़रिए ही सब कुछ तय करेंगे, हम कभी भी डायग्नोसिस नहीं करवाएंगे, कभी भी हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक नहीं करवाएंगे, तो जब भी हमें सिम्टम्स दिखाई देंगे तब तक हमारी डायबिटीज़ शायद अगले स्टेज में पहुंच गई हो। अब बात करते हैं किसे ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करवाना चाहिए। देखिए, जाहिर सी बात है कि जिस व्यक्ति को डायबिटीज़ के लक्षण दिखाई दिए हैं उसे ब्लड ग्लूकोज लेवल कंपल्सरी चेक करवाना चाहिए। लेकिन क्या यह काफ़ी है? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि डायबिटीज़ जैसे रोग में जहाँ पर एक्सटर्नल सिम्टम्स बहुत ही देरी से पता चलते हैं, वहाँ पर अगर हम सिम्टम्स की राह देखते हैं तब तक बहुत ही देर हो जाती है, क्योंकि ज़्यादातर सिम्टम्स साइलेंट होते हैं। इसलिए हमें एक्सटर्नल सिम्टम्स बहुत देरी से पता चलते हैं, कभी कभी पता भी नहीं चलते हैं। इसलिए अगर आपकी लाइफ में ऐसे कोई रिस्क फैक्टर्स है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको अगर ऐसा लगता है कि आप स्मोकिंग करते हो, आप अल्कोहल लेते हो, आप ज़्यादा खाना खाते हो, बाहर का खाना खाते हो, ट्रांसफैट वाला, कोलेस्ट्रॉल वाला, ज़्यादा शुगर वाला खाना खाते हो, साथ ही साथ आपकी लाइफस्टाइल ऐसी है जहाँ पर आप फिजिकली एक्टिव नहीं रह पाते हो, तो यह सब ट्रिगर्स है डायबिटीज़ के, यह सब रिस्क फैक्टर्स है डायबिटीज़ के। तो अगर ऐसे कोई भी रिस्क फैक्टर्स आपके आसपास है, आपकी लाइफ में है, तो आपको समय समय पर अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक जरूर करवाना चाहिए। अगर आपकी फैमिली में किसी को डायबिटीज़ है तब ऐसे भी चांसेस है कि आपको डायबिटीज़ हो, तो ऐसी सिचुएशन में भी आपको अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करवाना चाहिए। देखिए, मेरी तो सदा के लिए यही सलाह रहेगी कि अगर आप नॉर्मल इंडिविजुअल हो फिर भी आपको 6 महीने में एटलीस्ट एक बार तो अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करवाना ही चाहिए, क्योंकि अगर सही तरीके से ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग होगी तो आपके हेल्थ केयर प्रोफेशनल को आसानी रहेगी शुरुआती स्टेज में ही डायबिटीज़ को डायग्नोस करने की। जितनी जल्दी से डायबिटीज़ डायग्नोस होगा उतनी ही अच्छी ट्रीटमेंट होगी और उतने ही ज़्यादा चांसेस है कि आपकी डायबिटीज़ रिवर्स हो जाए। अगर बहुत ही ज़्यादा देर हो जाती है तब कभी कभी तो डायबिटीज़ को रिवर्स करना नामुमकिन भी हो जाता है। अब बात करते हैं कि किसे डायबिटीज़ का रूटीन चेकअप करवाना है। देखिए, अभी मैं आपके सामने टोटल 9 सिचुएशन रखूँगा। अगर आपकी लाइफ में आपके साथ अगर इस सिचुएशंस में से कोई एक या फिर अधिक सिचुएशंस जुड़ी हुई है तब आपको डायबिटीज़ का रूटीन चेकअप करवाना ज़रूरी हो जाता है। तो यह 9 सिचुएशंस कुछ इस प्रकार है। नंबर 1, अगर आपको डायबिटीज़ के लक्षण दिखाई दिए हैं। नंबर 2, अगर आपकी फैमिली में से किसी को डायबिटीज़ है। नंबर 3, अगर आपकी उम्र 45 साल या 45 साल से ज़्यादा है। नंबर 4, अगर आपकी उम्र 19 और 44 सालों के बीच में है और आप ओवरवेट या ओबेस हो। नंबर 5, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है। नंबर 6, अगर आपको हार्ट डिजीज़ की हिस्ट्री है। नंबर 7, अगर आपको स्ट्रेस और डिप्रेशन है। नंबर 8, अगर आपको पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है। नंबर 9, अगर आप महिला है, आप गर्भवती है और आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ होने के रिस्क फैक्टर्स है। अगर इन सिचुएशंस में से एक या फिर अधिक सिचुएशंस आपके साथ भी जुड़ी हुई है तो आपको समय समय पर रूटीनली डायबिटीज़ का चेकअप करवाना जरूरी हो जाता है। देखिए, वैसे तो मोस्टली एडल्ट और जो ज़्यादा उम्र वाले लोग होते हैं, ओल्ड एज पीपल होते हैं, उन्हें ज़्यादा खतरा रहता है डायबिटीज़ टाइप 2 होने का। लेकिन बच्चों में भी डायबिटीज़ के खतरे को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते।
अगर एक्सपर्ट्स की सुने तो 10 से 18 साल के बच्चे जब वो जन्मे थे तब अंडरवेट थे, माता को गर्भावस्था के दौरान जेस्टेशनल डायबिटीज डायग्नोस हुआ था या फिर दूसरे कुछ डायबिटीज से रिलेटेड रिस्क फैक्टर्स है, तो उन बच्चों में भी डायबिटीज होने की संभावना काफ़ी हो जाती है, तो उनका भी समय समय पर ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक होना चाहिए। अब बात करते हैं प्री डायबिटीज और डायबिटीज को डायग्नोस करने के लिए कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं। सबसे पहला टेस्ट है फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज FPG, जिसे हम फास्टिंग ब्लड शुगर यानी कि FBS भी कहते हैं। यहाँ पर फास्टिंग का मतलब है कि यह टेस्ट करने से पहले आपको कम से कम 8 घंटे का फास्टिंग कंपलसरी रहता है। देखिए, जब भी हम सुबह को यह टेस्ट करवाते हैं तो एक्यूरेट रिजल्ट आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, और इस टेस्ट के अंदर एक सिंगल टाइम पर सिंगल पॉइंट पर आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप 9 बजे टेस्ट करवाने जाते हो तो रात को 12 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक ना ही आपको कुछ खाना है ना ही आपको कुछ पीना है। यह दौरान आप पानी पी सकते हो, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। जब आप 9 बजे टेस्ट करने के लिए जाते हो, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज के लिए जाते हो, तब आपका ब्लड सैंपल लिया जाएगा और फिर फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज टेस्ट किया जाएगा। दूसरा टेस्ट है पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर टेस्ट PPBS। जब आपका फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज हो गया, फॉर एग्जांपल आपने 9 बजे अपना ब्लड सैंपल दिया, 9 बजे आपका फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज टेस्ट हो गया, फिर 12 बजे आपको खाना खाना है और 9 से 12 बजे के बीच में आपको कुछ खाना पीना नहीं है, पानी पी सकते हो। 12 बजे आपको अच्छे से खाना खा लेना है, फिर खाना खाने के 2 से 3 घंटे के बीच में आपको वापस से अपना ब्लड ग्लूकोज टेस्ट करवाना है और 2 से 3 घंटे के बीच में आपका ब्लड सैंपल लिया जाएगा और PPBS टेस्ट किया जाएगा। अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन ADA यह मानता है कि PPBS टेस्ट और डायबिटीज के डायग्नोसिस के बीच में कोई लिंक नहीं है। जितने भी एविडेंस सामने आए हैं वह काफ़ी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत में PPBS टेस्ट बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। तीसरा है HbA1c टेस्ट, जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन A1c टेस्ट। HbA1c टेस्ट में पिछले 2 से 3 महीने का एवरेज ब्लड ग्लूकोज लेवल आपको पता चलता है। डॉक्टर भी इस टेस्ट की मदद से आपको डायबिटीज़ है या नहीं है वह पता करते हैं। यहाँ पर एक लिमिटेशन है, जैसे कि अगर आपको अनेमिया है या फिर दूसरे ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स है, तब इस टेस्ट का रिजल्ट एक्यूरेट नहीं आएगा। इस टेस्ट को करने से पहले आपको फास्टिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। इस टेस्ट का रिजल्ट परसेंटेज में आएगा, मतलब कि जितने ज़्यादा परसेंटेज इस रिजल्ट में आते हैं उतना ही आपका एवरेज ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा है। चौथा टेस्ट है रैंडम प्लाज्मा ग्लूकोज RPG, जिसे हम रैंडम ब्लड शुगर RBS भी कहते हैं। डायबिटीज़ के जो भी टेस्ट है उसमें सबसे ज़्यादा सस्ता और इजी यह टेस्ट है। देखिए, जब भी कोई मरीज़ डॉक्टर के पास जाता है, अगर डॉक्टर को ऐसा शक है कि मरीज़ की यह जो बीमारी है वह शायद ब्लड ग्लूकोज लेवल एलिवेट हुआ है उसकी वजह से है, तो डॉक्टर उसे RBS के लिए भेजते हैं और यह टेस्ट का रिजल्ट विदिन 20 to 30 मिनट्स आपको मिल जाता है। अगर उस मरीज़ में ब्लड ग्लूकोज लेवल एलिवेट हुआ है तो डॉक्टर का जो शक था वह यकीन में बदल जाता है और आगे दूसरे एडवांस टेस्ट के लिए उसे भेजते हैं। मतलब कि जो RBS है, रैंडम ब्लड शुगर है, वह आप कभी भी कर सकते हो और उसका जो रिजल्ट है वो बहुत ही फास्ट मिल जाता है। इसीलिए डॉक्टर्स ज़्यादातर शुरुआती मामलों में इस टेस्ट को प्रेफर करते हैं। एज पर माई ओपिनियन, रैंडम ब्लड शुगर को एक वाइटल पैरामीटर कंसीडर करना चाहिए। देखिए, जब भी कोई मरीज़ डॉक्टर के पास जाता है तब डॉक्टर्स कुछ वाइटल पैरामीटर्स चेक करते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन लेवल, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट। लेकिन बहुत कम ऐसे डॉक्टर्स हैं जो RBS भी चेक करवाते हैं और आज नहीं तो कल शायद रैंडम ब्लड शुगर का जो पैरामीटर है वह वाइटल पैरामीटर में कंसीडर किया जाएगा। अब बात करते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ को डायग्नोस करने के लिए कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में भी रिस्क होता है डायबिटीज़ होने का, जिसे हम कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़। अगर किसी महिला की लाइफ में ऐसे कोई रिस्क फैक्टर्स है कि गर्भावस्था के दौरान उस पर्टिकुलर महिला को जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो, तो समय समय पर ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करवाना जरूरी रहता है उस महिला के लिए और बच्चे के लिए भी। पहला टेस्ट है ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट। इस टेस्ट को ग्लूकोज स्क्रीनिंग टेस्ट भी कहते हैं। इस टेस्ट में महिला को सबसे पहले एक स्वीट लिक्विड पिलाया जाता है, उसके 1 घंटे के बाद ब्लड सैंपल लिया जाता है और टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट में फास्टिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। अगर इस टेस्ट का रिज़ल्ट 135
mg/dl या फिर उससे ज़्यादा आता है तो दूसरे टेस्ट के लिए उस महिला को भेजा जाता है। चौथा है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, OGTT। यह टेस्ट करने से पहले फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज चेक किया जाता है, जिसमें 8 घंटे का फास्टिंग कंपलसरी है। उसके बाद वह पर्टिकुलर महिला को स्वीट लिक्विड पिलाया जाता है। फिर 3 घंटे तक हर एक घंटे ब्लड सैंपल लिया जाता है। मतलब कि इस टेस्ट के अंदर टोटल 4 ब्लड सैंपल्स लिए जाते हैं। पहला फास्टिंग वाला ब्लड सैंपल, दूसरा स्वीट लिक्विड पिलाने के बाद 1 घंटे के बाद, तीसरा 2 घंटे के बाद और चौथा 3 घंटे के बाद। यह जो 4 सैंपल टेस्ट है उसमें से 2 या फिर 2 से ज़्यादा अगर टेस्ट में ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा आता है तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ डायग्नोस होती है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ के अलावा टाइप 2 डायबिटीज़ को डायग्नोस करने के लिए भी यह टेस्ट उपयोग में ली जाती है। यह टेस्ट का रिजल्ट फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज का जो टेस्ट है उससे ज़्यादा एक्यूरेट होता है। अब बात करते हैं कि यह सभी टेस्ट में से, डायग्नोसिस टेस्ट में से जो रिजल्ट सामने आता है उसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है। सबसे पहले बात करेंगे हम फास्टिंग ब्लड शुगर और PPBS यानी कि पोस्ट प्रेंडियल ब्लड ग्लूकोज के बारे में। देखिए आपकी स्क्रीन पर अभी एक टेबल दिख रहा होगा जिसमें क्लासिफिकेशन है नॉर्मल, प्री डायबिटीज़ और डायबिटीज़, जहां पर राइट साइड FBS और PPBS है। अगर हम इंटरप्रिटेशन की बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे FBS यानी कि फास्टिंग ब्लड शुगर की। अगर आपका ब्लड शुगर लेवल 70 to 100 mg/dl है तो उसे हम नॉर्मल कहेंगे। अगर 101 से 125 के बीच में है तो उसे हम प्री डायबिटीज़ कहेंगे। अगर 125 mg/dl और उससे ज़्यादा है तो उसे हम कहेंगे डायबिटीज़। अब बात करते हैं PPBS की। अगर आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल 70 से 140 mg/dl के बीच में है तो उसे हम कहेंगे नॉर्मल। अगर 141 से 200 के बीच में है तो उसे हम कहेंगे प्री डायबिटीज़। और अगर 200 या फिर 200 से ज़्यादा है तो उसे हम कहेंगे डायबिटीज़। अब समझते हैं HbA1c टेस्ट और ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट OGTT के रिजल्ट्स के इंटरप्रिटेशन के बारे में। अगले टेबल की तरह ही यहाँ पर भी क्लासिफिकेशन 3 है, नॉर्मल, प्री डायबिटीज़ और डायबिटीज़। राइट साइड A1c टेस्ट और OGTT के रिजल्ट्स है। अगर बात करें A1c टेस्ट की तो अगर 5.7 से कम है तो उसे हम नॉर्मल कंसिडर करेंगे। अगर 5.7 to 6.4 है तो उसे हम प्री डायबिटीज़ कंसिडर करेंगे। अगर 6.5 और उससे ज़्यादा है तो उसे हम डायबिटीज़ कंसिडर करेंगे। अगर OGTT की बात करें तो ब्लड शुगर लेवल अगर 140 mg/dl या फिर उससे कम है तो उसे हम नॉर्मल कंसिडर करेंगे। 140 से 199 mg/dl है, उसके बीच में है तो उसे हम प्री डायबिटीज़ कंसिडर करेंगे। अगर 200 या फिर 200 mg/dl से ज़्यादा है तो उसे हम डायबिटीज़ कंसिडर करेंगे। देखिए यहाँ पर अभी जो हमने वैल्यूज़ डिस्कस की है, जो भी लेवल्स डिस्कस किए हैं, वह लेबोरेटरी टू लेबोरेटरी, डॉक्टर टू डॉक्टर और कंट्री टू कंट्री अलग अलग हो सकती है। तो यह थी पूरी जानकारी डायबिटीज़ के डायग्नोसिस टेस्ट के बारे में और उसके लेवल्स के बारे में। आगे चैप्टर 8 में हम बात करेंगे किस तरह से घर पर ग्लूकोमीटर की मदद से हम डायबिटीज़ का डायग्नोसिस कर सकते हैं और क्या डिफरेंस रहता है ग्लूकोमीटर के रिजल्ट और लैब रिजल्ट के बीच में। क्या ग्लूकोमीटर से चेक किया गया हुआ ग्लूकोज रिलायबल होता है कि नहीं होता है, और ग्लूकोमीटर में जब हम घर पर टेस्ट करते हैं तो कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।